कैसे हैं आप सब। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी का जो भारत की स्थिति है वो लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका था। आज देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्या क्या कहाँ पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पठार पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। और ये पोर्शन पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक मैप होना चाहिए। एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस का या ब्लैक स्वान का कोई भी एक आप मैप खरीद लीजिएगा। जो जो यहाँ पे पोजीशंस बताई जा रही हैं उनको आप देखते जाइएगा, मैप पे लोकेट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशंस बताई जाएंगी, जो स्थिति बताई जाएगी किसी भी चीज़ की, वो सीधा कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। वो चाहे यूपी पीसीएस के पेपर में हो या इससे पहले जो यूपी जीआईसी के पेपर्स में पूछा गया हो। भारत को जो है 6 भागों में बांट दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला भाग उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय रेंज जो है जो पूर्व में पाया जाता है। उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इन 6 भागों को हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, यानी कि हिमालयन, ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर लेंगे। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है ये, भारत का मुकुट भी इस पोजीशन को कहा जाता है। हिमालय को भारत का मुकुट कहते हैं। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो 12 महीने पानी देती हैं। तो नदियों के बारे में या पर्वत चोटियों के बारे में कभी न कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसको आप मैप में देखते जाएंगे तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज सबसे पहले, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअसली इस ऑर्डर में हम लोग ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप में हिमालय की लोकेशन क्या है। पूरब से लेके पश्चिम तक हिमालय 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे तिब्बत के पठार में नामचा बरुआ पर्वत है और ये यहाँ पे नंगा पर्वत है। ये टोटल 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और ये केंद्रीय हिमालय कहा जाता है। इसके उस पार उत्तर की तरफ ट्रांस हिमालय है और इसके दक्षिण की तरफ ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय पाए जाते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन आगे करते हैं। मेन हिमालय जो कंसिडर किया गया है वो नंगा पर्वत से लेके और जो तिब्बत के पठार में नामचा बरुआ है, 2500 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस पाई जाती है। विश्व के जितने भी बड़े बड़े पर्वत पाए गए हैं, चाहे वो रॉकी हो, चाहे एंडीज हो या अन्य जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे उत्तर दक्षिण, रॉकी, एंडीज, ये जितनी भी पर्वत श्रेणियां पाई गई हैं उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। सिर्फ हिमालय ही एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी भाग में आप देख रहे होंगे मैप में, ये इसका पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग। उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय जो है चौड़ा है तथा कम ऊंचा है। पूर्वी भाग में जैसे जैसे आते जाएंगे हिमालय सकरा होता जाएगा तथा इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया या अन्य जितने पर्वत हैं, ये लगभग पूर्वी भाग में ही पाए जाते हैं। हिमालय की एक खास बात ये है, आप देख सकते हैं नामचा बरुआ और यहाँ पर नंगा पर्वत, दोनों जगह से ये दक्षिण की ओर मुड़ गया है। ये यहाँ पे नामचा पर्वत, ये यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ गया है। और दक्षिण में इसको विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम, ये जो पहाड़ी दिखाई पड़ रही है इसको पटकोई बुम पहाड़ी, ये हमारी पटकोई बुम पहाड़ी है। इसको नागा श्रेणी कहते हैं नागालैंड में, और मिजोरम में इसको मिजो पहाड़ी करते हैं। नंगा पर्वत से हिमालय जो है 2 भागों में बट गया है। एक इधर ये आ गया है, ये जो भाग आ गया है इसको बोलते हैं हिंदुकुश श्रेणी अफगानिस्तान में। और ये देख रहे होंगे एक ये यहाँ पे सुलेमान श्रेणी, ये इधर भी 2 भागों में बटा हुआ है, सुलेमान श्रेणी और ये हिंदुकुश श्रेणी। जैसे इधर टर्न ले लिया दक्षिण की तरफ, तो उत्तर में भी ये दक्षिण की तरफ यहाँ से टर्न ले लिया है। ठीक है। हिमालय जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये हिमालय का मोटा मोटा
बेसिक आइडिया हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कैसे बना। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी ऊंची पर्वत श्रेणी कैसे बन गई हमारे देश में, हिमालय का हमारे देश में क्या महत्व है, ये आप लोग जानते ही होंगे। हिमालय की वजह से ही मानसून जो है आता है, जैसे ही बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है ये, तो हिमालय जो है इन मानसून हवाओं को यहाँ पे रोकता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ पे बारिश होती है। और यही काम इधर से जो मानसून जाता है वो यहाँ पे, अगर हिमालय ना होता तो यहाँ उत्तर से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो हिमालय को पार करके ये इस पूरे क्षेत्र में आ जाती, और हमारा क्षेत्र भी जो है उत्तर का गंगा का मैदानी जो भाग है वो भी भयंकर साइबेरिया जैसे ठंड का अनुभव करता है। लेकिन हिमालय की वजह से ही ये हमारी जो है ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं। हिमालय की वजह से ही आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि बहुत से विदेशी आक्रांत जो है राजा है, आक्रांता हैं, जो भारत पे हमला करना चाहते थे, ग्रेट हिमालयन रेंज उनको रोक देती थी। उनके लिए सिर्फ एक यही रास्ता बचता था, अगर हिमालय न होता तो हो सकता है इस रास्ते से भी बाहरी जो है शक्तियां भारत पे आक्रमण करती। तो हिमालय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले 200 मिलियन ईयर एगो जो सारे हम लोग देख रहे हैं द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, वो सब एक थे, ठीक है। बाकी सब समुद्र में सिर्फ सारे महाद्वीप इकट्ठे एक जगह थे, उसको पैंजिया बोलते थे। ये जो पोजीशन दिखाई पड़ रही है ये पैंजिया की पोजीशन है, इसको बोलते थे पैंजिया। और जो बाकी सारा समुद्र है उसको बोलते थे पैंथलासा। पैंजिया मतलब क्या हुआ कि सारे महाद्वीप अभी जो हम लोग देखते हैं अलग अलग फैले हैं, सारे महाद्वीप एक साथ थे 200 मिलियन ईयर को, और इसको बोलते थे पैंजिया। और जो महासागर था उसको बोलते थे पैंथलासा। तो ऐसा मानना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऐसा उसमें माना जाता है कि जो प्लेटें होती हैं धरती के नीचे 200 किलोमीटर के अंदर के आसपास प्लेटें पाई जाती हैं, और वो प्लेटें जो हैं थोड़ी थोड़ी जो है हमेशा जो है चलती रहती हैं, लेकिन उनकी जो चलने की गति होती है वो बहुत धीमे होती है। लाख वर्ष करोड़ वर्ष में भी थोड़ा सा परिवर्तन समझ में आता है। तो धीमे धीमे जो है परिवर्तन होता रहा, और 120 मिलियन ईयर से को अब यहाँ पे पैंजिया देख रहे होंगे पूरा एक है। 120 मिलियन साल पहले पैंजिया जो है धीमे धीमे टूटने लगा, ये टूट गया लारेशिया में, और ये भाग हो गया गोंडवाना में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर धीमे धीमे लाखों वर्ष पहले ये जो लारेशिया है वो भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, और नीचे गोंडवाना लैंड भी टूटने लगा। एक स्थिति ये आई कि ये सिचुएशन बनी, ऊपर वाला हिस्सा जो लारेशिया था ये नॉर्थ अमेरिका और ये यूरेशिया में बट गया, और जो गोंडवाना लैंड है जिसका भाग भारत है, अब भारत का किस प्राचीन भाग का हिस्सा है तो उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड में देखो कौन कौन से देश हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा है इंडिया। तो अब यहाँ से भारत जो है क्रमिक रूप से धीमे धीमे ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा, और जो ये यूरेशिया का भाग है इसको अंगारा लैंड कहते हैं। अंगारा लैंड का भाग जो है ऐसे नीचे की तरफ आने लगा, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत ऊपर उत्तर की तरफ जाने लगा, अंगारा लैंड जिसका हिस्सा यूरेशिया वो नीचे दक्षिण की तरफ आने लगा, ठीक है। ये देखिए ये धीमे धीमे जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और ये जो है हमारी आज की सिचुएशन हुई जाके। इसको बनने में लाखों करोड़ों साल 50 मिलियन ईयर्स एगो ये पोजीशन थी, आप समझ सकते हैं 70 मिलियन साल पहले ये पोजीशन थी। तो एक वैज्ञानिक हुए हैं कोबर का भूसन्निध सिद्धांत,
उन्होंने एक सिद्धांत दिया है। तो आइए देखते हैं उनका क्या सिद्धांत है। दो वैज्ञानिक हुए हैं, कोबर और हैरी हेस, जिन्होंने सिद्धांत दिया है। यही दो सिद्धांत मान्यता प्राप्त हैं। आइए देखते हैं इन दो सिद्धांतों के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जैसे अभी हमने बताया कि कोबर ने बताया कि 50 मिलियन साल पहले, 70 मिलियन साल पहले जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा ऊपर की तरफ जाने लगा, उत्तर की तरफ जाने लगा, और अंगारा लैंड का हिस्सा नीचे की तरफ आने लगा। और इनके बीच में एक सागर पाया जाता था जिसको बोलते थे टेथीस सागर। सागर नाम इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने कहा भूसन्नति। टेथीस भूसन्नति पाई जाती थी। अब ये जब धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा और अंगारा लैंड का हिस्सा जब नीचे आ रहा है, तो धीमे धीमे क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिलने लगे और यहाँ की नदियाँ और यहाँ की जो नदियाँ हैं इस हिस्से में अपना गाद जो है, सिल्ट वगैरह जमा करने लगी। आप इससे भी समझ सकते हैं, इस चीज से भी समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं अंगारा लैंड का प्रदेश है और ये देख रहे हैं गोंडवाना लैंड का है। और यहाँ से जो नदियाँ हैं अपने अवसाद जो है ये टेथीस सागर में डालने लगी। ये हमने मान लिया ये टेथीस सागर है। ये गोंडवाना लैंड हुआ, ये हुआ अंगारा लैंड, और इनकी नदियाँ जो हैं इसमें अपना जो है अवसाद जमा करने लगी। जब अवसाद लाखों साल तक जमा रहे तो ये चट्टानें बन गई, चट्टानें बन के नीचे बैठ गई, फिर इसमें अवसाद जमा होने लगा, फिर ये चट्टान बन गए, फिर ये नीचे बैठ गए। यही प्रोसेस चलता रहा और धीमे धीमे पहले इसमें जगह ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगा तो ये नीचे की ओर बढ़ने लगा तथा इसमें जगह कम होने लगी। और एक बार ऐसा सिचुएशन आया कि प्रेशर की वजह से इसके दोनों भाग पे वलन पड़ गए, ऊपर उठ गए इसके दो भाग। तो ये भाग जो ऊपर उठा ये हिमालय कहलाया, और ये जो बीच का भाग मैदानी भाग रह गया ये तिब्बत का पठार कहलाया, और इधर का जो भाग है वो क्युनलुन श्रेणी कहलाया, क्युनलुन श्रेणी। इधर का जो भाग ऊपर उठा वो हिमालय, बीच का भाग तिब्बत का पठार, और इधर का जो भाग ऊपर उठा, अंगारा लैंड का जो भाग ऊपर उठा, उसको हम लोग क्युनलुन श्रेणी बोलते हैं। यहाँ इधर जो ऊपर उठा ये भाग जो ऊपर उठा वो हिमालय हुआ, ये अंगारा लैंड का जो भाग ऊपर उठा वो हुआ हमारा क्युनलुन श्रेणी, और ये जो बीच का हुआ ये पठारी भाग, इसको हम लोग तिब्बत का पठार बोलते हैं। तो ये कोबर का भूसन्नत सिद्धांत है। इससे बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हैरी हेस का सिद्धांत। हैरी हेस बताएं कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर के अंदर जो है 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। तो 2 प्लेटों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक है जिसमें अंगारा लैंड है, वो है यूरेशियन प्लेट, और दूसरी जो जिसमें गोंडवाना लैंड है वो है इंडियन प्लेट। हैरी हेस ने बताया जो प्लेटें हैं 6 बड़ी प्लेटें हैं, उसमें 2 ये प्लेटें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। प्लेट जो है पृथ्वी के अंदर नीचे गति किया करती हैं और हमेशा चलायमान रहती हैं। ये बात अलग है कि इनकी जो गति है, इनका जो गति करती हैं, जो समझ में आता है वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद समझ में आता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पैंजिया था, गति करते करते टूटते टूटते ये सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन बनी, और आज के ज़माने में ये सिचुएशन है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, और शुरुआत में इंडिया यहाँ का ही ये था। ये इंडिया यहाँ से निकला है। क्रमिक विकास आप देख सकते हैं,
ये इंडिया यहाँ से निकल गया, ये जा रहा है उत्तर की तरफ और ये पोर्शन नीचे दक्षिण की तरफ आ रहा है। जब दोनों प्लेटें जब गति करती रहती हैं तो कहीं ना कहीं आके मिली, जब एक जगह आके मिली, जब जिस जगह आके मिली तो वहां पे दबाव पड़ने की वजह से ये पर्वत श्रेणियां निकल आई और इसको बोलते हैं, यहाँ जो पर्वत श्रेणी निकली इसको बोलते हैं हिमालयन पर्वत श्रेणी और इसको बोलते हैं हम लोग कुनलुन पर्वत श्रेणी। हैरी हेस ने भी माना कि बीच में यहाँ टेथीस सागर था। तो ये मोटा मोटा हो गया हमारा आइडिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। हिमालय बन गया तो ये आप देख रहे हैं हिमालय, ये पूरा हमारा हिमालय है। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय ही हमारा केंद्रीय अक्षीय श्रेणी है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय बनने से पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय जो है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग था। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी। अब इन हिमालय के चारों भागों का भी हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ट्रांस हिमालय, अब आप देख रहे हैं ये हमारा वृहद हिमालय हो गया। ठीक है, ये इसके ऊपर जो हिमालय पाया गया है उसको बोलते हैं वृहद हिमालय। अब सॉरी ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के नीचे वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही लद्दाख, कराकोरम, जास्कर श्रेणियां हैं। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, उसके बाद सिंध गंगा का मैदान। आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, तिब्बत का पठार, कुनलुन की ढाल या कुनलुन श्रेणी, ये आप फिगर से समझ सकते हैं। वृहद हिमालय से इधर आएंगे तो तिब्बत का पठार पड़ेगा और तिब्बत के पठार फिर कुनलुन श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय के दक्षिण में नीचे चले जाते जाएंगे। इधर देखते हैं ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के बाद ये हमारा जो है गंगा सिंध का मैदान हो गया। तो अब सबसे पहले इस लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। 2 नदियां महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। 4-5 ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक दृष्टि से है ट्रांस हिमालय हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का जो है डिस्प्यूट चला करता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। लेकिन शर्त यह है कि इसको पढ़ने से पहले आपके पास ऑक्सफोर्ड या ब्लैक सन का आपके पास मैप या एटलस होना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ट्रांस हिमालय, जैसा कि हमने बताया कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है हिमालय से पहले ही हो चुका था और ये यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले निर्मित हो चुका था और ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है इसलिए यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है और कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। आप लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पढ़ा होगा। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां पाई गई हैं। सबसे ऊपर मैप में आप देखेंगे यहाँ पे जो श्रेणी दिख रही है उसको बोलते हैं कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी को तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। ये देखो ये कैलाश श्रेणी दिख रही होगी, ये कराकोरम का ही विस्तार है। तिब्बत में कराकोरम श्रेणी को हम लोग कैलाश श्रेणी कहते हैं और कराकोरम श्रेणी में ही केटू गाडविन ऑस्टिन पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। केटू गाडविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है? कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कराकोरम श्रेणी कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में है। अब कराकोरम के दक्षिण में आते हैं तो उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख अभी जो जिला बना हुआ था, प्रदेश बना, यूटी बना था, उसका जो राजधानी है लेह। और उसके बाद आता है जास्कर श्रेणी, यानी सबसे पहले कराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी और उसके बाद जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में ही एक चोटी है, ये लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी में है एक चोटी है राकापोसी। राकापोसी चोटी की सबसे खास बात यह है कि दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है।
दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी में पाई जाती है और उस चोटी का नाम क्या है? राकापोसी चोटी। ठीक है, इसके नीचे आते हैं तो जास्कर श्रेणी पाई जाती है, यानी कि सबसे पहले कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी का विस्तार तिब्बत में हुआ है, जिसको हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में राकापोसी शिखर पाया जाता है, चोटी पाई जाती है। राकापोसी जो चोटी है दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। एंड उसके बाद हमारी जास्कर श्रेणी आती है। अब कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं श्योक नदी। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि श्योक नदी कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में वो बहती है? कराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है, उसको बोलते हैं श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में हिमालय से एक नदी निकलती है, महत्वपूर्ण नदी, उसको बोलते हैं सिंधु नदी। जब हम लोग अपवाह श्रेणी, अपवाह नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत में होता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी से बहती हुई जाती है। सिंधु नदी पर ही, सिंधु नदी के दाहिने तट पर ही लेह पाया जाता है। ठीक है, तो कराकोरम, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, कराकोरम लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है जो सिंधु की सहायक नदी है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है हमारी सिंधु नदी। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। हमारा जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां पाई जाती हैं और उन तीनों श्रेणियां वर्षभर हिमाच्छादित रहती हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, उनमें कुछ ग्लेशियर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला ग्लेशियर आप यहाँ पे ये देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये बाल्टोरो ग्लेशियर है, ये हिस्पर ग्लेशियर है, ये बाटूरा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर की स्थिति महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर आप देख लीजिए, ये यहाँ पे पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, बाटूरा। ठीक है, अब आपको मैप में देख के बताना है कि इन ग्लेशियर में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, तो आपको ये याद रखना है ग्लेशियर्स के बारे में। तो ये हमारा हुआ ट्रांस हिमालय का पूरा भाग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वृहद हिमालय के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।